दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। लॉस तो अभी भी है, इस बार भी है, लेकिन लॉस में कमी आई है, साथ में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। तो ये कुछ तो अच्छी बात हुई है इस रिजल्ट के अंदर। तो रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस रिजल्ट के बाद अब जीटीएल इंफ्रा में खरीदारी की संभावना बन रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा कंपनी पे जो भारी भरकम कर्ज है उसको लेकर भी उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी साझा की है। जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है कंपनी पे ऊपर, उसको लेकर भी यहाँ पे डिटेल जानकारी दी गई है। अब आगे की क्या संभावना बनेगी इस रिजल्ट के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये छोटा जो पेनी स्टॉक है आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आज के कारोबार की बात करें, आज स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली क्योंकि बाजार में भी तूफानी गिरावट थी। उसके बावजूद भी लोअर सर्किट नहीं लगना इस बात का सबूत है कि स्टॉक यहाँ पे एक तरह से देखें तो सेटल हो चुका है 2.5 से 3 रुपये के बीच में। अब ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है। तो 2.76 पर शुरुआत हुई, पॉजिटिव क्लोजिंग थी कल की 2.73 के आसपास। तो देख सकते हो कि इंट्राडे में 2.80 तक गया था स्टॉक। अगर बाजार ने साथ दिया तो यहाँ पे तेजी बन सकती है, लेकिन गिरावट की माहौल की वजह से 2.68 का लो बना के इसने 2.70 के आसपास क्लोजिंग दी 1.10% की गिरावट के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे जितने भी आंकड़े हैं ये लाख में आपको खास ध्यान रखना है। इसको हम आगे उसको करोड़ में कन्वर्ट करके भी देख लेंगे। तो फिलहाल देखें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार अगर आप देखें तो 33,220 लाख के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 33,109 लाख के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वृद्धि हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो यह 35,262 लाख के आसपास था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपको कमी होती हुई दिखाई देगी। तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे ऑपरेशन फ्रॉम रिवेन्यू में कमी आई है। अब यहाँ पे अदर रिवेन्यू की बात करें, अदर इनकम की, तो ये इस बार 492 लाख के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 342 लाख के आसपास थी। उसमें कुछ वृद्धि इस बार हुई है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 3,932 लाख के आसपास थी। तो इस बार जो देखें तो कंपनी की जो अदर इनकम है वो कम हुई है। अब टोटल इनकम की बात कर ले तो इस बार करीब 33,712 लाख के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर की बात करें तो यह 33,451 लाख के आसपास थी। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में वृद्धि हुई है, यह क्लियरली दिख रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें यह 39,194 लाख के आसपास थी। तो ईयर ऑन बेसिस पे इनकम गिरी है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार प्रदर्शन ठीक है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रदर्शन खराब रहा है। इस बार देख सकते हो कि इनकम गिरी है और आंकड़ा हमेशा यही देखा जाता है ईयर ऑन बेसिस पे, और इसीलिए इसमें अभी थोड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात कर ले तो ये इस बार 53,918 लाख के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 53,380 लाख के आसपास था। तो इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले देख सकते हो कि खर्च भी बढ़ा है कंपनी का। जिस तरह से इनकम में वृद्धि हुई है तो खर्च भी बढ़ गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी का जो खर्च था वो 49,444 लाख के आसपास था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पिछली बार इनकम बड़ी थी लेकिन सामने खर्च कम था। इस बार कंपनी का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, और ज़्यादा करके अगर आप देखें तो कंपनी जो ब्याज चुका रही है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। तो यहाँ पे अलग अलग खर्च देखें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन का जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो 21,261 लाख के आसपास रहा है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखें तो 1,511 लाख के आसपास रहा है। और टोटल फाइनेंस कॉस्ट देखें तो आपको 22,021 लाख के आसपास, और यही एक बड़ी अमाउंट इसमें ऐड हो गई है। इसके अलावा भी यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस है 2,114 लाख, और इसी तरह से ये अमाउंट बढ़ गया है। और ये काफ़ी बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि इनकम के मामले में जो है कमी आई है, और लेकिन कंपनी का जो खर्च है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स को देखें तो इस बार देख सकते हो कि 20,206 लाख का लॉस हुआ है, जो पिछले
क्वार्टर में 19,929 लाख के आसपास, तो इस बार वो उस हिसाब से देखें तो लॉस में वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 10,250 लाख के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको यहाँ पे वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे कंपनी के टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार कंपनी को 20,206 लाख का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये लॉस 21,472 लाख के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार लॉस में थोड़ी सी कमी आई। कंपनी को अभी भी भारी भरकम लॉस है, लेकिन कमी आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो आपको 10,250 लाख के आसपास ही दिखाई देगा इनका लॉस। तो उसके मुकाबले इस बार लॉस बढ़ के डबल हो गया है, और ऐसे में हम कह सकते हैं इसकी शेयर की प्राइस में कमी आ सकती है और स्टॉक थोड़े लोअर सर्किट के चक्कर में पड़ सकता है। अब यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इस बार थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार देख सकते हो कि रेवेन्यू गिर रहा था। मार्च 2023 में 394 करोड़ के आसपास था, जो जून में गिर के 392 करोड़ के आसपास आ गया, और सितंबर में गिरते हुए 355 करोड़ के आसपास आ गया। दिसंबर में 342 करोड़ का रेवेन्यू था, जो मार्च 2024 में पिछली बार क्वार्टर में ये 335 करोड़ तक आ गया था। यानी पिछले 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखें तो रेवेन्यू लगातार गिरा है, लेकिन इस बार 337 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। तो पिछले मार्च के मुकाबले यानी क्वार्टर 4 के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है। तो जो परिपाटी चली थी पिछले 4-5 क्वार्टर से, उसमें जरूर यहाँ पे ब्रेक लगा है, ये अच्छी बात है इसके लिए। अब प्रॉफिट लॉस की बात कर ले तो देख सकते हो कि मार्च 2023 में 756 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, लेकिन जून 2023 में लॉस कम होकर 103 करोड़ के आसपास आ गया। कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद में सितंबर से लॉस फिर बढ़ना शुरू हो गया। आप देख दो कि सितंबर 2023 में ये लॉस बढ़ के 170 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर और 2023 में ये लॉस इनका 195 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2024 में 215 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इस बार पिछले मार्च के मुकाबले लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, 202 करोड़ का लॉस हुआ है। तो यही बात जो इनकम के साथ है वो बिल्कुल यही पे आपको फलीभूत होती दिखा देगी। यानी पिछले 4 क्वार्टर से जो लॉस लगातार बढ़ रहा था उस पे ब्रेक लगाए, और मार्च के मुकाबले लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। तो ऐसे में एक राहत की बात तो है। अगर आप इसको ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से रिजल्ट देखेंगे तब तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा खराब दिखेगा, क्योंकि लॉस सीधा डबल हो गया। 103 करोड़ का जो लॉस था वो 202 करोड़ में बदल गया है। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो यहाँ पे राहत मिली है। अब इसके दौरान कुछ और बड़े प्रस्तावों को भी यहाँ पे पास किया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर रमेश बी भोसले, जो एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो इनका जो कार्यकाल है वो देखो 13 अगस्त 2024 से आपको शुरू होता हुआ दिखाई देगा, और ये 12 अगस्त 2029 तक अपनी सेवाएं देंगे। यानी 5 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा अपॉइंट हुए मिस्टर धनंजय पी बर्वे, जो एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे होंगे। और यहाँ पे देखो कि एनुअल जनरल मीटिंग में इस प्रस्ताव को भी पास करना होगा। इनका जो कार्यकाल है वो भी 13 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है, और ये 12 अगस्त 2029 तक चलेगा। 5 साल के लिए उनको भी अपॉइंट किया गया है कंपनी में, देख लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। इसके अलावा एक री अपॉइंटमेंट हुई है, देख लो कि दीना एस हटकर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के, ये उनका सेकेंड टर्म है 5 ईयर के लिए। तो 14 अगस्त 2024 से उनका कार्यकाल शुरू होगा, और ये देखो कि 13 अगस्त 2029 तक चलेगा। 5 साल के लिए उनको भी यहाँ पे कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे लिया गया, और इनकी री अपॉइंटमेंट है, इससे पहले भी थे। तो 2 नए डायरेक्टर कंपनी में आ चुके हैं इस बार। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी उसमें बताया गया कि आईडीबी ट्रस्टीशिप्स लिमिटेड का जो इनका कर्ज है, और उनके बिहाफ में एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनको ये उन्होंने पूरा अपना कर्ज ट्रांसफ़र किया है, उन्होंने जो ये देख लो कि जो लैंडर्स का जो कर्ज था 2,500 लाख रुपीज़ TRA अकाउंट, और ये देख लो कि जो 30 जून 2024 जो फर्दर सम है वो यहाँ पे 1,500 लाख के आसपास थी 2024 तक। तो बिना कंपनी को बताए इसकी जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे देख लो कि 1,18,501 लाख तक इन्होंने कर दी है, और ये कंपनी से इसके बारे में बातचीत भी नहीं की। तो काफ़ी बड़ा एक तरह से देखें तो इन्होंने अमाउंट बना दिया है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कहा गया कि उनका एक सिक्योर्ड लैंडर है, उन्होंने NCLT के तहत यहाँ पे उनके ऊपर अपील की है, और NCLT में अगर आप देखें तो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिटीशन लगाई हुई है। अभी फ़िलहाल ये पिटीशन आने वाले उसमें सुनवाई होगी उसके ऊपर, और उसका फैसला होगा। तो ये भी कहा है कि कंपनी के ऊपर NCLT की कार्रवाई चल रही है, और अभी इसकी सुनवाई आगे होगी।
तो कुल मिला के रिस्क है इसमें, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, अभी भी कंपनी लॉस में है, और इसीलिए इस रिजल्ट के बाद हम ये कह सकते हैं कि निवेशकों को सावधान होकर इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।